नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई जैसे शहर खड़े हुए थे, पर इन्हीं शहरों ने आज उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था। मालिक यदि मजदूर का साथ सिर्फ 2 जून की रोटी के लिए दे देता तो मजदूर शहर न छोड़ता, पर आज हालात बदतर थे। मैंने डीसीपी साहब को फोन लगाकर पूछा, सर इंदिरापुरम में कुछ मजदूरों के लिए खाना पहुंचाना है। हमारे पास भोजन है पर उन तक पहुंचाएं कैसे? डीसीपी साहब ने कहा कि न्यू कमिश्नर ऑफिस की मेस में खाना बनाया जा रहा है, अगर मैं उनको एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स भेजूंगा तो वो खाना पहुंचा देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हम और कोई मदद करना चाहते हैं तो वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन तक पहुंचा सकते हैं, वो लोग उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगले 2 घंटों में ही खाना उन मजदूरों तक पहुंच गया था और मेरे पास कंफर्मेशन मैसेज के लिए लोकल एसएचओ का फोन आया। एसएचओ, जिनका नाम पवन सिंह था, उन्होंने कहा, सर आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर है ना, आपसे एक मदद चाहिए। मैंने बोला, बताइए प्लीज, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे एक कंप्लेन पड़ी है सर, एक 14 साल का लड़का मिसिंग है, उसके पेरेंट्स परेशान हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ जानकारी मिल नहीं पा रही है, अगर आप कुछ कर पाए तो। मैंने कहा, आप मुझे उन पेरेंट्स के नंबर भेजो जरा, मैं देखता हूँ, लेट मी ट्राई। थोड़ी देर में पवन जी का मैसेज आ गया। अपनी औलाद खो जाए, इससे बड़ी मुसीबत किसी पेरेंट के लिए और क्या हो सकती है। इसलिए मैंने बिना देरी किए तुरंत ही बच्चे के पेरेंट्स को फोन लगाया। बच्चे के पिता रघुवीर जी ने मेरे पूछते ही बताया, सर कल शाम से ही गायब है बच्चा और अभी एक फोन आया है, 3 लाख रुपए की मांग की है। मुझे पता नहीं था कि ये केस किडनैपिंग का है। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, क्या 3 लाख रुपए फिरौती? कब आया फोन? किस नंबर से आया? आपने इंस्पेक्टर साहब को बताया? रघुवीर जी ने कहा, बिल्कुल अभी किया है। मैंने रघुवीर जी से कहा, मुझे वो नंबर भेजिए और बच्चे की फोटो और उसके सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल भी भेजो व्हाट्सएप पर। और हाँ, उसके पास कोई मोबाइल था क्या? रघुवीर जी की आवाज अब कांप रही थी। नहीं सर, मोबाइल फोन तो नहीं था, वो तो हमारा ही फोन यूज करता था। इसके तुरंत बाद मैंने इंस्पेक्टर पवन को फोन लगाया। ये क्या कह रहे हैं? फिरौती मांगी गई है, वो भी 3 लाख रुपए? पवन जी का शक किसी इंटरनल व्यक्ति पर था। हो सकता है कि उन्हें पता हो कि ये फैमिली 3 लाख ही दे सकती है, स्पेशली लॉकडाउन में। मैंने पूछा, जहाँ से कॉल आया उसको ट्रेस किया क्या? हाँ सर, हमने उस नंबर को फोन लगाया तो किसी ने उठाया नहीं और फिर वो बंद हो गया। लास्ट लोकेशन मेरठ हाईवे पर मिली है। मैंने कहा, केवाईसी डिटेल्स और पूरा कॉल डेटा रिकॉर्ड मांग लो। इंस्पेक्टर पवन ने ओके बोलकर फोन रख दिया। शाम हो गई थी और मैं बाकी डिटेल्स का वेट कर रहा था और फिर मैंने गायब हुए बच्चे सौरभ का फेसबुक प्रोफाइल एनालाइज करना शुरू किया। सौरभ फेसबुक पर काफी एक्टिव था। मैंने फेसबुक से सौरभ के क्लोजेस्ट फ्रेंड्स निकाले और कुछ ऐसे प्रोफाइल जो कि सौरभ की एज ग्रुप से काफी बड़े थे पर उसके फेसबुक फ्रेंड्स थे। अब बारी इन प्रोफाइल्स को एनालाइज करने की थी। ये प्रोफाइल्स मैंने रघुवीर जी को भेज दिए और कहा, इन लोगों में जिनको भी आप जानते हैं उनके कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं क्या? उन्होंने कहा, हाँ मैं कुछ को जानता हूँ, आपको नंबर भेजता हूँ। थोड़ी देर में मुझे भेजे गए 17 प्रोफाइल्स में से 12 लोगों के कांटेक्ट डिटेल्स आ चुके थे। मैंने एक एक करके सबसे बात करना शुरू किया और जो निकल के सामने आया कि किडनैप हुआ ये लड़का सौरभ एक टेक गीक था और उसके दोस्तों में काफी पॉपुलर भी था, पर किसी की भी उससे उस दिन बात नहीं हुई थी जिस दिन वो गायब हुआ था। मैं अभी भी इसी एनालिसिस के बारे में सोच रहा था कि तभी रघुवीर जी का फोन आ गया। सर अभी फिर से रैंसम कॉल आई, वो 3 लाख रुपए के लिए। इस बार नए नंबर से कॉल आए हैं। मैंने पैसे देने के लिए हाँ कर दी पर वो उन्होंने बताया ही नहीं कि पेमेंट कैसे होगा। रघुवीर जी ने ये नया नंबर भी इंस्पेक्टर पवन को दे दिया था और उसकी डिटेल्स भी मांग ली गई थी। फोन की लोकेशन इस बार भी मेरठ हाईवे ही थी। इंस्पेक्टर पवन ने कहा, सर जहां से रैंसम कॉल किया गया है वो दोनों नंबर्स 2 मजदूरों के हैं। ये मजदूर तो पैदल अपने गांव जा रहे हैं। हमारे पूछने पर उसने बताया कि किसी व्यक्ति ने उनसे मांगा था एक अर्जेंट कॉल करने के लिए और उसे कुछ नहीं पता। मैंने पूछा, जिसने उससे फोन मांगा उसका कुछ हुलिया बता सकता है वो? हाँ, वो कह रहा है कि 18-19 साल का एक लड़का होगा। 24 घंटे हो गए थे और मामला उलझता चला जा रहा था। सौरभ के फेसबुक प्रोफाइल से सिलेक्टेड लोगों में से अभी कुछ लोगों को फोन लगाना बाकी था। सो मैंने एक फ्रेंड सुमित को फोन लगाया। सुमित के पिता अरोरा जी ने फोन उठाया। मैंने उन्हें सौरभ के बारे में बताते हुए विनती की, अरोरा जी क्या आप अपने बेटे सुमित से बात करा सकते हैं? शायद उसकी और सौरभ की कोई बात हुई हो जिससे कुछ पता चले। अरोरा जी का जवाब आया, मैं स्पीकर फोन ऑन कर रहा हूँ, आप पूछ लीजिए। मैंने कहा, बेटा क्या तुम्हारी और सौरभ की पिछले हफ्ते या हाल ही के दिनों में कोई बात हुई है?
या कोई चैट हुई हो? नहीं अंकल। सुमित का बस इतना सा जवाब आया। अच्छा, सौरभ वैसे कैसा लड़का था? कुछ बता सकते हो उसकी हैबिट्स के बारे में या उसके दोस्तों के बारे में? फिर सुमित का छोटा सा जवाब आया। अच्छा था अंकल। और उसके फौरन बाद उसने कहा, अच्छा मैं रखूं अंकल? अरे रुको रुको, मैं कुछ बोलता कि उसने फोन काट दिया। मुझे लगा कि सुमित शायद किसी दबाव में है। कुछ सोच के मैंने अरोरा जी को फिर से फोन लगाया। उन्होंने फोन उठाते ही कहा, बात तो आपकी हो गई है ना, उसके पास और कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। मैंने गंभीरता से कहा, मुझे आपसे बात करनी है। अरोरा जी ने कहा, मैं क्या बताऊंगा? मैंने बड़ी तसल्ली से अपनी बात रखी। देखिए अरोरा जी, ये किसी बच्चे की जान का मामला है। अगर उसे कुछ हो गया तो आप जिंदगी भर अपने आप को माफ कर पाएंगे क्या? हो सकता है आपकी एक छोटी सी जानकारी हमें उसकी जान बचाने में मदद कर पाए, और मैं जानता हूँ कुछ ऐसा है जो आप मुझे बता सकते हैं। अरोरा जी बोले, देखिए सर, बस मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा सौरभ से किसी भी तरह का कोई संपर्क रखे, इसलिए मैंने उसे बहुत पहले ही ताकीद दे रखी है। वो अब आपस में बात नहीं करते। मैंने सवाल किया, पर आप ऐसा क्यों चाहते थे कि वो दोनों बात ना करें? जो जवाब आया उसने मुझे चौंका दिया था। क्योंकि उसकी वजह से मेरा 2 लाख का नुकसान हुआ था। मैंने कंफर्म करना चाहा, 2 लाख का नुकसान? हाँ, उसने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा के वो एक गेम के बैटल पॉइंट्स खरीदवाए, मेरे अकाउंट में चूना लगा दिया। अपने बेटे को तो मैंने कूटा, बट उसका क्या करूं? मेरा बेटा उस ग्रुप से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है, और बाकी हमें इस मामले में ना ही घसीटे तो अच्छा होगा। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। अरोरा जी ने फोन काट दिया था, पर उनकी इस बात ने मेरी सोच के नए दरवाजे खोल दिए थे। मैं मन ही मन सोच रहा था, 2 लाख के बैटल पॉइंट्स? अगर सौरभ के कहने पर सुमित 2 लाख के बैटल पॉइंट्स खरीद सकता है, तो सौरभ ने खुद कितने के खरीदे होंगे? मैंने तुरंत रघुवीर जी को फोन लगाया और कहा, कभी सौरभ ने आपके पैसों से बैटल पॉइंट्स भी खरीदे थे क्या? हाँ, पर उस चीज का इस घटना से क्या लेना देना? मैंने फिर रिक्वेस्ट की, बताइए सर, कितने के बैटल पॉइंट्स खरीदे थे? रघुवीर जी ने राज पर से पर्दा हटाया। 3 लाख के। मैंने उसे मारा भी था इस बात पे। उसने मेरे डेबिट कार्ड को लेकर ये ऑनलाइन पेमेंट कर दिए थे। मैंने बोला, वो पबजी आपके फोन पर खेलता था? जवाब आया, हाँ। मैंने रघुवीर जी को बोला, आप अपना फोन लेके थाना पहुंचिए जरा, मैं आपको वहीं मिलूंगा। 1 घंटे बाद मैं साइबर सेल पहुंच गया था और रघुवीर जी भी वहां आ गए थे। लाइए अपना फोन दीजिए। मैंने तुरंत पबजी गेम को एनालाइज करना शुरू किया और फिर रघुवीर जी को कहा, आपको पता है कि आपके बेटे ने कल भी 2 घंटे पबजी खेला है? अब चौंकने की बारी सबकी थी। क्या? हाँ, किसी दूसरे फोन से। इससे जाहिर है कि उसके पास कोई और फोन भी है। मैंने फिर से वो 17 लोगों की लिस्ट सामने रखी जो हमने सौरभ के फेसबुक से निकाली थी, और उसके बाद एक नाम पे इशारा किया, ये रविकांत, इसका मोबाइल नंबर चाहिए मुझे। मैंने इंस्पेक्टर पवन से कहा। इंस्पेक्टर पवन ने फोटो देखते हुए कहा, मैं पता करता हूं। मैंने कहा, रुको, शायद मैं जानता हूं कौन इसका नंबर बता सकता है। और मैंने अरोरा जी को फोन लगाया और कहा, सर आपसे एक छोटी सी हेल्प और चाहिए, क्या आप रविकांत का नंबर दे सकते हैं? अरोरा जी मेरी बात समझ चुके थे। उन्होंने तुरंत रविकांत का नंबर दे दिया। इंस्पेक्टर, इस नंबर की लोकेशन ट्रैक करो, ये भी मेरठ हाईवे पर ही होनी चाहिए। सौरभ इसी के साथ मिलेगा। अगले 2 घंटों की कोशिश के बाद में पुलिस रविकांत तक पहुंच गई और सौरभ और रविकांत साथ ही थे। सौरभ के फेसबुक प्रोफाइल में रविकांत एक ऐसा फ्रेंड था जो उसकी उम्र का नहीं था, पर उसके बहुत क्लोज था, और उसकी उम्र 19 साल थी। जब उस मजदूर ने फोन पे बताया कि उसके फोन से जिसने कॉल किया वो कोई 18-19 साल का था, तो मुझे रविकांत पर शक हुआ। और फिर जब अरोरा जी ने बताया कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा उस ग्रुप के साथ रहे, तभी मेरा दिमाग ठनका कि सौरभ अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। और रघुवीर जी के फोन में पबजी लॉग ने यह कंफर्म कर दिया कि सौरभ अभी भी पबजी खेल रहा है। दरअसल सौरभ ने अपने दोस्त के साथ मिलकर खुद की ही फर्जी किडनैपिंग प्लान की थी। वो उसकी बाइक पर अपने दोस्त के साथ मेरठ के लिए चल पड़ा था। रास्ते में दोनों ने मजदूरों के नंबर से कॉल किए और प्लान था कि वो फोन पर ओटीपी मांगकर बैटल पॉइंट्स खरीदेंगे। ये थी आज की कहानी। आप इससे कैसे सिक्योर रह सकते हैं, ये आपको बता रहे हैं एसपी साइबर क्राइम यूपी पुलिस प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी। त्रिवेणी सिंह जी, आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद अमित जी। देखिए, आपने इस तरह के मोबाइल गेम के बारे में सुना होगा जिसमें बच्चों को इसकी लत लग जाती है, एक तरह का एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने पबजी बैन किया
उसी तरह का एक गेम फ्री फायर है। आपने पहले भी सुना होगा ब्लू व्हेल एंड मोमो, कितने लड़के सुसाइडल अटेम्प्ट कर चुके। अभी हाल ही में मैंने एक लड़के को अरेस्ट किया जो BA थर्ड ईयर का लड़का था और एक 7th में पढ़ने वाले बच्चे को गेम सिखलाने के नाम पे उसने फ्री फायर के कुछ डायमंड पॉइंट्स खरीदने के लिए उसके पापा के अकाउंट से। अगर आप बच्चों को मना करते हैं खेलने के लिए तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं सभी को ये बताता हूँ कि जब भी आपका लड़का मोबाइल फ़ोन पे कोई गेम खेल रहा हो या डेस्कटॉप पे तो उसको लगातार मॉनिटर करते रहें। ऐसा तो नहीं कि आपका डेबिट कार्ड यूज हो रहा हो, आप अपने डेबिट कार्ड का डिटेल्स भी देखते रहें। आपके सोने के बाद लड़का आपका डेबिट कार्ड यूज़ कर लेता है और जो पैसा डिडक्शन का मैसेज आता है उसको डिलीट कर देता है, आपको जानकारी नहीं होती। इस तरह से उसका डेस्कटॉप, उसके मोबाइल फ़ोन को बराबर मॉनिटर करते रहें और कोशिश करें कि बच्चों को समझा बुझा करके कि वो इन सभी गेम से दूर रहें। मॉनिटर करने के बाद आप जान जाएंगे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने, भले ही PUBG बैन हो गया हो, लेकिन ऐसे एडिक्टिव मोबाइल गेम्स अभी भी मार्केट में है जिसकी लत अगर बच्चों